हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ ब्रह्मानंद बेरवा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इससे पहले अपन ने जो लेक्चर लिया था उसमें था कि हाउसिंग सिस्टम फॉर डेयरी कैटल्स, विभिन्न प्रकार के जो भी हाउसिंग सिस्टम थे उनके बारे में हमने देखा था, किस प्रकार से हाउसिंग सिस्टम तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार से उनको बनाया जाता है, उनके बारे में अपन ने उसमें डिस्कस किया था। यहाँ पर अपन जो नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है या लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी प्रकार के एनिमल्स हम हाउसिंग सिस्टम के अंदर रख रहे हैं तो उनकी हम किस प्रकार से केयर एंड मैनेजमेंट करें क्योंकि जब तक हम एनिमल्स की केयर और मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे तब तक उससे हमें अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें एक अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हमें उनकी बहुत अच्छे से केयर और मैनेजमेंट और उसका फीडिंग अरेंजमेंट भी देखना होता है। इसके अंदर अपना कुछ कंटेंट्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इन कंटेंट्स को अपन यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपका कि प्रेग्नेंट्स काउ, मतलब जो प्रेग्नेंट्स हो जाती है उसके बाद उसको किस प्रकार से अपन को केयर करनी है, उसका मैनेजमेंट करना है, फीडिंग अरेंजमेंट कैसे करना होगा। सेकंड है काउ एट पार्चुरेशन टाइम, जब उसका जो पार्चुरेशन प्रोसेस, जो प्रसव क्रिया होती है उस टाइम पर उस प्रेग्नेंट काऊ की हमें किस प्रकार से देखभाल करनी है ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट है काफ आफ्टर पार्चुरेशन टू 6 मंथ, जब पार्चुरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद में हमें एक बछड़ा प्राप्त होता है। तो उस बछड़े की हमें जस्ट बाद से, जैसे बछड़ा पैदा हुआ उसके जस्ट बाद से हमें उसकी किस प्रकार से उसकी केयरिंग करनी है, किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से उसकी फीडिंग करनी है, वो आफ्टर मतलब 0 डे से 6 मंथ तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अगर हम नेचुरल सिस्टम के अंदर इसको पाल रहे हैं उस कंडीशन में भी, और वीनिंग सिस्टम में बछड़े को पालन कर रहे हैं उस कंडीशन में भी। मिल्च काउ, दुधारू नस्ल या दुधारू गाय जिनसे हमें दूध प्राप्त कर रहे हैं, उनकी हमें किस प्रकार से केयर एंड मैनेजमेंट करना होगा। नेक्स्ट आती है आपकी ड्राई काउ, ऐसी काउ जो दूध नहीं दे रही है और प्रेग्नेंट भी नहीं है। दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है प्लस वो ड्राई भी हो सकती है, लेकिन वो मिल्च काउ नहीं हो सकती है। मतलब प्रेग्नेंट है, उससे हम दूध नहीं ले रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कहलाएगी आपकी ड्राई काउ। हीफर्स, हीफर से मतलब है कि जो भी बच्चियां हैं जिनकी उम्र 2.5 से 3 ईयर हैं या उनका जो बॉडी वेट है वो लगभग 250 से 300 किलोग्राम है, उस कंडीशन में उस एनिमल्स को हम कहते हैं हाइफर्स या बच्चियाँ। इसको वैसे जनरल लैंग्वेज के अंदर कट्टिया भी कहते हैं या कट्टी भी कहा जाता है। ब्रीडिंग बुल्स, यहाँ पर जो ब्रीडिंग बुल्स हम डेयरी फार्म पर जो रखते हैं ब्रीडिंग के लिए या काउज को प्रेग्नेंट करने के लिए, उससे मतलब है जो भी बुल्स होगा उसका हम किस प्रकार से उसका फिटिंग अरेंजमेंट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बुलॉक्स, ये भी मेल एनिमल्स ही होते हैं लेकिन ये ब्रीडिंग के यूज में नहीं ले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वर्क के अंदर इनका यूज किया जाता है। वो ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है, फ्लोइंग वगैरह जो भी हो सकता है। इसके बाद में अपना इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि फीडिंग चार्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर अपने पास जितने भी टाइप्स के एनिमल्स हैं सभी के लिए यहाँ पर हम एक फीडिंग चार्ट उनके लिए बनाए हुए हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस किस प्रकार के, किस किस कैटेगरी के एनिमल्स को हमें किस किस प्रकार का फीडिंग चार्ट फॉलो करना होगा ताकि उनका जो एक हमारा जो मकसद है या ऑब्जेक्ट है कि अच्छा प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो, तो उनकी हमें जानकारी प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ड्राई काउ है, हाइपर्स हैं, मिल्च काउ हैं, तो इनका एक अलग अलग टाइम होता है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई काउ है, अब काउ जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उससे कहा जाता है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसको प्रेग्नेंट काउ। इसके बाद में यदि वो प्रेग्नेंट भी है और वो मिल्क भी दे रही है तो उस कंडीशन में उसको हम कहेंगे मिल्च काउ। प्रेग्नेंट भी है और प्लस वो दूध भी दे रही है तो उससे कहेंगे हम मिल्च काउ।
नेक्स्ट आता है आपका ड्राई काउ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मिल्क काउ है हमारे पास में वो प्रेग्नेंट भी है, प्लस उसके अंदर हमने नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ड्राई काउ। इससे मतलब है कि उसका हमने दूध लेना बंद कर दिया है। उसका मतलब मान लीजिए वो नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर वो बच्चा देने वाली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका 2 महीने पहले से ही दूध निकालना हमने बंद कर दिया है, तो उस कंडीशन में हम उस काउ को कहेंगे ड्राई काउ। इसके बाद में फिर वही पार्चुरेशन प्रोसेस आ जाती है, या इसको हम काविंग कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होगा आपका 10 मंथ होगा। अब यहाँ पर ड्राई काउ का जो टाइम होगा आपका 45 से 60 डे होगा। और मिल्क काउ का अगर हम उसके लैक्टेशन की हम बात करें तो लैक्टेशन पीरियड होगा इसका 300 दिन का। तो ये थोड़ा जनरल सी इंफॉर्मेशन है कि हमें इनके बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास में प्रेग्नेंट्स काउ क्या होती हैं, काउज क्या होती हैं, या ड्राई काउ क्या होती है, मिल्क काउ क्या होती हैं। नेक्स्ट है आपका हाइफर्स, जो मैंने आपको बता दिया है कि जिनकी 2.5 से लेकर के 3 ईयर तक की उनकी एज होती है, मतलब वो फर्स्ट बार बच्चा देगी, या फिर उसका बॉडी वेट 250 से 300 किलोग्राम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे हाइफर्स। अब यहाँ पर है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काउ। अब यहाँ पर जो भी प्रेग्नेंट काउ हैं उसकी हमें बहुत ही सावधानी से केयर और मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। उसकी वाटरिंग है, फीडिंग है, या उसका हाउसिंग सिस्टम है, या अदर एनिमल से उसकी सुरक्षा है, तो इन सब चीज़ों का हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दूसरा नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई प्रेग्नेंट आफ्टर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और नेचुरल ब्रीडिंग या नेचुरल मीटिंग। तो उसके बाद में हमें 90 डेज, जैसे कि 3 महीने कंप्लीट होते हैं, तो उस कंडीशन पर हमें उसका टेस्ट कर लेना चाहिए कि एक्चुअली हमारा जो भी एनिमल्स हैं, काउ हैं, बेफेलो हैं, तो उसमें टेस्ट करके कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसके लिए कई प्रकार के मेथड्स यूज किए जाते हैं गाँव के अंदर भी, और अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर इसका बेस्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है प्रोवाइड जेंटल ट्रीटमेंट। यदि किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, टेस्ट करवाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमें उसको जो ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है वो ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनिमल्स के अंदर अबॉर्शन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार वो हम उसकी मीटिंग करवाते हैं लेकिन वो गर्भधारण नहीं कर पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, वो बच्चा गिरा देती हैं। तो उस कंडीशन में यदि आवश्यकता है तो हमें उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की बहुत ही ज़रूरत हो जाती है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ गेस्टेशन पीरियड आर क्रिटिकल। जो फर्स्ट जो के 3 महीने जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें उनकी बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा भोजन नहीं देना चाहिए, पानी पर्याप्त देना चाहिए, ज़्यादा उसको ट्रैवलिंग से बचाना चाहिए, ज़्यादा उसको किसी प्रकार से मतलब तेज़ चलना है या दौड़ना है, या ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर उनको नहीं ले जाना चाहिए। इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी डिस्टर्बेंस कैन यूज अबॉर्शंस। प्रोवाइड concentrate feed 3.5 kilogram per day and provide 25 to 35 kilogram sufficient green fodder per day and 5 kilogram paddy straw, and minimum 45 to 60 days of dry period is essentials, and avoid long distance traveling। तो हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि उसको कितना फीडिंग हमें उसको देना है, और कितना कंसनट्रेंस उसको देना है, कितना ग्रीन फॉडर उसको देना है, और इसके आगे भी हमारे पास में चार्ट होंगे, उसके अंदर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा यह होता है कि यदि आपको लगता है कि इसके अंदर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे प्रेग्नेंट्स एनिमल्स को, जो आपका जो हर्ड जिसे हम समूह कहते हैं एनिमल्स का, उससे हमें अलग करके रखना चाहिए। क्योंकि हमारे पास हमने हाउसिंग सिस्टम के अंदर देखा था कि एक क्वारंटाइंस रूम भी अपने पास में होता है या इमरजेंसी रूम भी अपने पास में होता है, तो उसके अंदर उसको रख देना चाहिए। जब तक आपको लगता है कि ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं आ जाती, तब तक उसको हमें अलग से रख करके उसका केयरिंग और मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक हो जाता है।
नेक्स्ट होता है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काउ। तो अवॉइड स्लिपरी कंडीशंस इन द शेड, और नेक्स्ट है अवॉइड चेसिंग बाय द डॉग्स, बुल्स और चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी शेड है, जो भी हाउसिंग सिस्टम है, वैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी हमारा हाउसिंग सिस्टम जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें जो नीचे का जो फर्श होगा वो हमें चिकना नहीं बनाना है, स्लिपरी नहीं बनाना है, वो हमेशा खुरदरा रखना है। चाहे वो प्रेग्नेंट काऊ का हो, ड्राई काऊ का हो, मिल्च काऊ का हो, बछड़े का हो, किसी का भी हो, उसको हमें किसी प्रकार से स्लिपरी नहीं बनाना होगा, क्योंकि उस पर किसी प्रकार के एनिमल्स उस पर फिसल सकते हैं और उनको भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। दूसरा अगर अवॉइड चेसिंग बाय द डॉग्स, बुल्स, चिल्ड्रंस, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके जो एनिमल्स हैं बाहर घूम रहे हैं, तो उनके पीछे कुत्ते हैं, डॉग, बिल्ली वगैरह, उनके अगर आ जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको दौड़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों से भी उसको बचाना चाहिए, या फिर हमारा जो हाउसिंग सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कंडीशन में जो हम रख रहे हैं वहाँ पर उसको बड़ी सुरक्षा से हमें रखना चाहिए। अवॉइड फाइटिंग बिटवीन प्रेग्नेंट एनिमल्स, जितने भी प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनको हमें फाइटिंग करने से या उनको लड़ने से उनको बचाना चाहिए। नेक्स्ट है कि सेपरेट प्रेग्नेंट एनिमल्स फ्रॉम रिसेंटली अबॉर्ट्स एनिमल्स और कैरियर्स ऑफ डिजीज लाइक ब्रुसेलोसिस। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और जो भी नेचुरल तरीके से एनिमल्स को पाल रहे हैं उनको भी अच्छी जानकारी हम रहती है, और साइंटिफिक मेथड्स के अंदर भी हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना होता है। ये नहीं है कि हम नेचुरल मेथड से ये चीज़ है तो उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि किसी भी एनिमल्स का जो आपके डेयरी समूह के अंदर है उसका किसी कारण से अबॉर्शन हो गया है, बच्चा गिरा दिया है उसने, तो उस एनिमल्स को अन्य प्रेग्नेंट एनिमल से हमें दूर रखना होगा। या फिर ऐसे रोग जैसे ब्रुसेलोसिस जो डिजीज है, ब्रुसेला जो इसे हम कहते हैं, ऐसे रोगी पशुओं से भी हमें उसको अलग रखना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके हर्ड के अंदर या जितने भी समूह पशु के हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, तो उस कंडीशन में जितने भी प्रेग्नेंट्स एनिमल्स हैं या छोटे बछड़े हैं या ब्रीडिंग बुल्स हैं, तो उनको अलग रखना चाहिए। या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसी भी रोग से प्रभावित डिजीज अफेक्टेड एनिमल्स को हमें सेपरेट पोर्शन में डाल देना चाहिए, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहता है। प्रोवाइड एडेक्वेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पर हमें उसको मतलब जो भी एनिमल्स हैं हमारे पास में उसको साफ और पर्याप्त जितने पानी की उसको आवश्यकता है उतना साफ पानी उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर पानी की बहुत आवश्यकता होती है, बॉडी के अंदर वाटर की कमी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में यदि किसी प्रकार का ऐसा क्लाइमेट हो रहा है जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है, या फिर आपका जो पशु है वो उसको प्रति सहनशील नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हमें उसके सुरक्षा करना चाहिए। जैसे कि आपका गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, तो उसे हमें एक सेपरेट जगह पर रखना चाहिए। वैसे तो सभी एनिमल्स के लिए ये चीज़ लागू हो जाती है, लेकिन अगर मिल्च एनिमल्स हैं और वो प्रेग्नेंट हैं तो उस कंडीशन में उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जो हर्ड हैं, जो पशु समूह हैं, उसको फ्यूचर में बढ़ाने का जो तरीका है नेचुरली तरीके से हम बढ़ाना चाह रहे हैं, बाहर से नहीं खरीदना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें इन चीज़ों पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है कि केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ काउ एट पार्चुरेशन टाइम। जब प्रसव क्रिया संपन्न होती है एनिमल्स के अंदर, उस कंडीशन में हमें इसका किस प्रकार से ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। वैसे तो इस चीज़ के बारे में जनरली सभी लोग जानते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का मानव का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल प्रोसेस हो जाती है, ऑटोमेटिक होती है। हाँ, ये होता है कि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, उस कारण से हमें उसकी हमेशा निगरानी रखना चाहिए जब उसकी प्रसव क्रिया स्टार्ट होती है। प्रसव क्रिया के अंदर 2 से 6 घंटे तक का समय लग सकता है, और 6 घंटे का समय भी तब लगेगा जब वो प्रथम बार बच्चे को जन्म दे रही है। उस कंडीशन में उसको 6 आवर्स का टाइम ले सकती है। तो इस कंडीशन में हमें पशु को एकांत जगह पर इकल्ला छोड़ देना चाहिए, ताकि उसके नेचुरल तरीके से प्रसव क्रिया संपन्न हो सके। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन में फिर हमें वहाँ पर अपना सहयोग करना है, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति है जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें तुरंत पशु चिकित्सक से इसकी सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसी वजह से हमारे जो पशु होते हैं, जो अच्छे पशु होते हैं,
उनका नुकसान हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, उनका जो मिल्किंग जो है वो कम हो जाती है, उनका प्रोडक्शन वीक हो जाता है, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये समस्या हमारे इंडिया के अंदर विशेष रूप से देखी गई है कि हम पशु के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी है कि इवन दो द पार्चुरेशन इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स टू टेक ड्यू केयर एट ऑल स्टेज ऑफ पार्चुरेशन बाय मैनेजर ऑफ द हर्ड। या तो मैनेजर हो सकता है या कोई भी पशुपालक हो सकता है, जिसको कि हमें वहाँ पर उसकी देख रेख करना बहुत आवश्यक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर हमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिफोर पार्चुरेशन टाइम, जब आपको पता है कि अब इसकी पार्चुरेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि यदि हम रेगुलर असेसमेंट एनिमल्स का हम करते हैं तो उस कंडीशन में पता रहता है कि कौन से महीने में कब तक इसकी पार्चुरेशन प्रोसेस होने वाली है, बच्चे को जन्म देने वाली है। तो उससे पहले ही हमें इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें पहचान आना चाहिए, जैसे कि पशु का बेचैन होना, बार बार उठना बैठना, इसका जो वुल्वा जो पोर्शन होता है, वुल्वा पार्ट से इसका कुछ म्यूकस का बाहर आना। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं, या फिर वो पेट की तरफ अपना मुंह करना या पेट की तरफ अपने पैरों को मारना, क्योंकि जब पेन होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ एनिमल्स के अंदर देखी जाती हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि इसको एक सेपरेट लूज बॉक्स के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देना होगा। लूज बॉक्स से मतलब ये है कि यदि आपके पास अगर कोई ऐसा डिलीवरी रूम है, लेबर रूम है, तो वहाँ पर हमें इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। यदि नहीं है तो हमें खुले के अंदर ऐसी जगह पर, जिसे हम गांव के अंदर या जनरल लैंग्वेज के अंदर बाड़ा जिसे हम कहते हैं, जो कि किसी भी दीवार से या फिर झाड़ी से या फिर फेंसिंग से वो कवर्ड है, और वहाँ पर उसके लिए पर्याप्त पानी भी होना चाहिए, भोजन भी होना चाहिए, किसी प्रकार की छाँव वगैरह की व्यवस्था वहाँ पर होना चाहिए। तो उस सेपरेट जगह पर हमें उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। सॉफ्ट एंड एब्जॉर्बेंट लीटर, और ये भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर हमारे पास में सॉफ्ट और एब्सेंट लीटर, लीटर से मतलब है कि बिछावन। अब आपके पास जो भी मटेरियल जहाँ पर आपने उसको रखा है, उसके नीचे धरातल पर सॉफ्ट लीटर, मतलब कोई भी पुआल है, घास है, या फिर आपका स्ट्रॉ हो सकता है, तो वो हमें वहाँ पर डाल देना चाहिए, ताकि पशु को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बच्चा यदि पशु कई बार क्या होता है कि बच्चा जैसे बाहर निकलने वाले होते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं पेन की वजह से, तो उस कंडीशन में अगर बच्चा ऊपर से गिर जाता है तो उसको चोट लगने की या कई ऐसी संभावना हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें उस एरिया में जहाँ पर आपने एनिमल्स को रखा हुआ है, प्रेग्नेंट काऊ को रख रहे हैं, तो वहाँ पर लीटर का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, लीटर के अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि अवशोषित करना चाहिए, मतलब जो भी है वहाँ पर उसका जो लिक्विड बाहर आ रहा है या ब्लडिंग जो हो रही है, उसको अवशोषित करने की कैपेसिटी उस लीटर के अंदर या उस बिछावन के अंदर होना बहुत आवश्यक है। दूसरा होता है कि गार्डिंग अगेंस्ट मिल्क फीवर, ये बहुत ही खतरनाक एक तरह से हम कह सकते हैं रोग हैं, और ये हमेशा मेल एनिमल्स के अंदर ही होता है, फीमेल एनिमल्स के अंदर ये होता है, और ये इसी टाइम पर देखा गया है, पार्चुरेशन टाइम। तो हमें इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, प्रॉपर पानी पिलाना है, उसकी केयरिंग प्रॉपर तरीके से करना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि वैसे तो जो मिल्क फीवर है वो कैल्शियम की कमी से होता है, इसको हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। यदि इसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में फिर ये मिल्क फीवर हो जाते हैं, और ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट है आपका अवॉइड मिल्किंग, और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब भी पशु बच्चे को जन्म देता है तो उसके बाद से हमें मिल्किंग उसकी नहीं ली जाती है। उसका जो भी फर्स्ट डे से लेकर के 1 वीक तक का जितना भी मिल्क उससे प्राप्त हो रहा है, इसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि बछड़े के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि बछड़े के लिए कोलेस्ट्रम एंटीबॉडीज़ का कार्य करता है या एंटीबायोटिक का कार्य करता है। तो वहाँ पर हमें उसका मिल्किंग लेना नहीं है, वो बछड़े को पूरा पिलाना है अकॉर्डिंग टू काफ बॉडी वेट, उसका जितना बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हमें देना होगा। वाटर फॉर पार्चुरेशन, वॉच फॉर पार्चुरेशन सिंक्स। अब हमें यहाँ पर उसके, जो मैंने फर्स्ट में बताया है कि उसके जितने भी साइंस होते हैं, जितने भी उसके सिंबल्स हैं, उसकी जो पहचान के तरीके हैं कि अब ये पार्चुरेशन प्रोसेस के अंदर आ चुकी हैं, उसके बारे में हमें निगरानी रखना चाहिए, उसको हमें पूर्ण रूप से देखना चाहिए या देखते रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है।
क्योंकि अगर हम इस टाइम पर अगर पशु पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में कई सारे पशु इससे बेकार हो जाते हैं इस टाइम पर, जिनको हमें हर्ड से अलग करने की बहुत आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि अगर आप डेयरी फार्म इकोनॉमिकल पर्पस से आप रख रहे हैं तो वहाँ पर हम ऐसे पशुओं को नहीं रख सकते हैं जिनका प्रोडक्शन कम है। यदि मान लीजिए आप ये जो काव है, अगर इसको आप मार्केट से 45,000 की खरीद के लाए हैं और इसकी फर्स्ट जो पार्चुरेशन प्रोसेस हो रही है उसी पर हमारा ध्यान नहीं है और ये बेकार हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा लॉस हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर पूर्ण रूप से इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि अगर इस कंडीशंस के अंदर हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, सही से उसको जो पानी पिलाना है, जो भी इसके बाद जो मेडिसिन देनी होती हैं, जो भी इसको औषधियाँ देनी होती हैं, जो भी इसको काढ़ा पिलाया जाता है, जो भी इसको आहार दिया जाता है, उस पर अगर हमारा ध्यान नहीं है तो अगर आपकी ये फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर अगर इसका प्रीवियस लैक्टेशन के अंदर अगर इसका 10 किलोग्राम पर टाइम अगर इसका प्रोडक्शन है तो डिक्रीज हो करके 50% तक भी डिक्रीज हो सकता है, 50% तक भी वो कम हो सकता है। इसलिए हमें इस टाइम पर विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है कि पशु को किसी प्रकार की समस्या ना हो और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा नुकसान यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि कई बार हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और पशु परेशान होता है और बछड़े की पेट के अंदर ही मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक बछड़ा है, वो एक आपके आने वाले समय का आपका डेयरी समूह का एक प्रोडक्टिव एनिमल हो सकता है या होता है। क्योंकि अगर आप पशु बाहर से खरीदते हैं तो महंगा हो सकता है, लेकिन आप किसी बछड़े को अपने फार्म पर रखकर पाल रहे हैं, हालांकि उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है लेकिन वो आपके बहुत ही सस्ता होगा। साथ ही साथ में उस पर आपको कंफर्मेशन रहेगा कि ये एक अच्छी क्वालिटी का बछड़ा है, क्योंकि आपको पता है उसके पेरेंट्स कौन है, उसकी माँ कौन है और उनका प्रोडक्शन रिकॉर्ड किस प्रकार का है, तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी रहेगी। दूसरा, आप अगर बाहर से कोई पशु लेके आ रहे हैं वो संक्रमित भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी हाइपर्स मार्केट से खरीद रहे हैं और उसको अपने डेयरी फार्म पे लेके आ रहे हैं जहाँ पर आपके पहले से ही पशु हैं, यदि वो किसी रोग से संक्रमित है तो वो यहाँ पर आने के बाद में आपके पशुओं को भी संक्रमित कर सकता है, उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक कि अपने जो डेयरी का जो हर्ड जो समूह है उसको हमें खुद ही तैयार करना चाहिए और बाहर से लेने की आवश्यकता ना हो। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर ये कंडीशन हो सकती है, आप डेवलप कर रहे हैं तो हमें खरीदने की आवश्यकता होती है और वहाँ पर भी हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पशु हम खरीद रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड हमें पता होना चाहिए कि ये किस नस्ल का है, किस प्रकार का है, कितना इसका प्रोडक्शन है, इसके पेरेंटल रिकॉर्ड्स किस प्रकार के हैं। तो उन सब पे अगर हम ध्यान रखते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक अच्छा बेटर रिटर्न हमें प्राप्त हो सकता है। वो तो हो गया आपका पार्चुरेशन से पहले का। नेक्स्ट है आपका कि पार्चुरेशन प्रोसेस के टाइम पर हमें किस प्रकार से एनिमल्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी नॉर्मली द पार्चुरेशन प्रोसेस टेक अराउंड 2 आवर्स या 2 आवर्स टू 3 आवर्स। जो पार्चुरेशन प्रोसेस होती है वो लगभग 2 से 3 घंटे का समय लेती हैं। कई बार कई कंडीशंस के अंदर इससे थोड़ा ज़्यादा भी देखा गया है, 4 से 6 घंटे तक भी इसके अंदर देखा गया है और ये 4 से 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ प्रिमिपेरियस एनिमल्स, मतलब जो फर्स्ट बार बच्चे को जन्म दे रहे हैं, इट मे बी टेक 4 to 5 आवर्स और मोर, 4 से 5 घंटे या इससे ज़्यादा भी वो टाइम ले सकते हैं। तो वहाँ पर हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि बछड़े का कोई भी पोर्शन है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट में जब इसकी डिलीवरी जब होती है तो बछड़े का आगे के पैर और मुंह, इस चीज़ में हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही ये टाइम स्टार्ट होता है, पार्चुरेशन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो स्टार्टिंग आप यहाँ पर इमेज के अंदर भी देख सकते हैं और यहाँ पर इसका मुंह वही बाहर आ रहा है। तो यदि इस प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि उसके एक तो आगे के पैर और उसका मुंह यदि फर्स्ट में बाहर आ रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर ये इसके प्रोसेस है। हाँ, यदि इसके पीछे के पैर आ रहे हैं उस कंडीशन में, या एक ही पैर आ रहा है उस कंडीशन में, या आगे का भी एक ही पैर आ रहा है उस कंडीशन में हमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसी प्रोसेस हो रही है
तो हमें अपनी सूझबूझ से वहाँ पर कार्य करना चाहिए, या तो आपको हमें उसको वापस से अंदर धकेल देना चाहिए और तुरंत वेटेरियन से या डॉक्टर से उसके संपर्क करना चाहिए। वहाँ पर हमें 4 घंटे 6 घंटे का इंतज़ार नहीं करना है। 4 से 6 घंटे का इंतज़ार हमें कब करना होगा, जब उसके जो प्रोसेस सेम यहाँ पर जैसे आपको दिखाई गई है अगर वैसी नज़र आती हैं तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर उसका वेट कर सकते हैं। यदि ये एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर फिर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा और तुरंत वेटेरियन से हमें संपर्क करना होगा। जनरली डोमेस्टिक एनिमल्स डू नॉट नीड एनी असिस्टेंस फॉर ए ह्यूमन। वैसे मैंने पहले ही बता दिया आपका कि जितने भी पालतू पशु होते हैं या जितने भी जंगल के अंदर रहने वाले जितने भी पशु होते हैं उनके अंदर किसी असिस्टेंस की या देखरेख की या सहायता की आवश्यकता नहीं होती हैं। बट इट आल्सो एडवाइजेबल दैट समवन शुड बी प्रेजेंट ऑल द टाइम्स। लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें किसी एक व्यक्ति का वहाँ पर उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती हैं तो आप वहाँ पर तुरंत किसी भी डॉक्टर को या वेटेरियन को बुला सको। कई बार विलेज गांव के अंदर तो जो फार्मर्स होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, वो भी उनको बहुत सारी नॉलेज रहती है। तो यदि आप इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर पास में नहीं है या दूर हैं या उपलब्ध नहीं है, तो उस कंडीशन में एक ऐसे समझदार या जानकार फार्मर से भी आप या पशुपालक से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कई कंडीशन से वहाँ पर भी इस प्रोसेस से वो जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर पार्चुरेशन प्रोसेस। पहला तो हो गया आपका बिफोर पार्चुरेशन प्रोसेस एंड ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्रोसेस, और नेक्स्ट इसी के अंदर है आफ्टर पार्चुरेशन प्रोसेस। इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया हुआ है पार्चुरेशन को, जो कि तीनों यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ, ये बहुत ही जो प्लेसेंटा होती है ये बहुत ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है और इसका बाहर आना बहुत ही आवश्यक है। यदि प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं आ पाती है, इसको हम सामान्य लैंग्वेज के अंदर जड़ कहते हैं, जड़ का गिरना। क्योंकि अगर ये नहीं गिर रही है तो आपका पशु समझ लीजिए वो बेकार हो चुका है, वो हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा और दूध का प्रोडक्शन उसका ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है मे बी 90% नेक्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें जड़ गिराने का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, जड़ को कभी भी हाथ से नहीं खींचना होता है। इसको एक प्रकार से कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वेटेरियन के माध्यम से ही उसके गर्भ के अंदर हाथ डाल के फिर उसको दीवारों से चारों तरफ से उसको अच्छे से छुड़ाने के बाद में, क्योंकि ये चिपकी रहती है गर्भाशय की दीवारों से, तो उसको अच्छे से छुड़ाने के बाद में ही उसको बाहर निकाला जाता है। क्योंकि अगर इसका कोई भी टूट कर हिस्सा अंदर रह जाता है तो वो भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है गर्भाशय के अंदर। तो इसलिए हमें प्लेसेंटा पर विशेष ध्यान देना होगा कि आफ्टर बर्थ के बाद में प्लेसेंटा गिराना बहुत ही आवश्यक है। द प्लेसेंटा इज डिस्चार्ज विद इन 5 to 6 आवर्स। 5 से 6 घंटे के अंदर पार्चुरेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के 5 से 6 घंटे के अंदर पशु प्लेसेंटा को गिरा देता है, डिस्चार्ज कर देता है। आफ्टर carving in normal case, while is not discharged within 6 to 7 hours, get the help of veterinarian and treat as per requirement। जिस प्रकार से आवश्यकता हो उस प्रकार से वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना होगा। यदि जनरली कोई मेडिसिन से हैं या फिर कोई देसी औषधियों से हैं तो अगर उनसे हो जा रहा है तो उसकी कोशिश हमें करना चाहिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो वेटेरियन अपनी जो उनकी जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू उसको निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि उसके एनिमल को हमें हल्का गर्म पानी पीने के लिए हमें देना चाहिए। व्हेन प्लेसेंटा एक्सपेल्ड प्रिवेंट काउ फ्रॉम ईटिंग, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्लेसेंटा यदि टाइम पे गिरा भी दिया है तो उसको काउ नहीं खाना चाहिए, काउ को मुंह से तो उसको छूना नहीं चाहिए, उसको वहाँ पे तुरंत हटा देना चाहिए। जब तक प्लेसेंटा नहीं गिर जाता है तब तक हमें उस पर निगरानी रखनी है और जैसे प्लेसेंटा गिरता है उसको वहाँ से तुरंत हटा करके और पशु का भी स्थान चेंज कर, प्लेसेंटा जैसे ही गिरता है पशु का स्थान चेंज कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पर उसको उठा करके किसी गड्ढे के अंदर आप गाड़ दो और वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर भी आप हल्का गर्म पानी डाल करके वहाँ की मिट्टी को उठा करके उसको भी साफ कर देना चाहिए।
क्योंकि इसमें कई प्रकार इन्फेक्शन फैलने की पूरी संभावना होती है। क्लीन काउ बॉडी विद क्लीन वार्म वाटर विद एंटीसेप्टिक, क्योंकि जिसका जो बैक पोर्शन होता है वो ब्लडिंग से या उसका जो पानी वगैरह से है वो गंदा हो जाता है, और उसमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब इसका बच्चा बाहर आता है तो उस कंडीशन में इसकी जो वुल्वा के अंदर कई जगह पर कट भी हो सकते हैं और वहाँ से इन्फेक्शन बढ़ने का पूरी चांसेज इसके अंदर रहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि उसका बैक पोर्शन को हल्के गर्म पानी से, गुनगुना पानी से उसको धो देना चाहिए, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एक एंटीसेप्टिक हमें यूज़ करना चाहिए। चाहे इसके अंदर फिनॉल भी हो सकता है, केमिनोफोर भी हो सकता है, इनका भी आप लाल दवा हो सकता है, टिंचर आयोडीन वगैरह, किसी का भी आप इसके अंदर 1% का आप यहाँ पर यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरा होता है कि एनिमल्स को जो भी क्रूड शुगर्स वगैरह हैं या गुड़ वगैरह हैं या उसको जो भी अजवाइन वगैरह हैं, वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है अपनी, उसके अनुसार उसको एक काढ़ा, जिसे हम कह सकते हैं काढ़ा बनाकर इस पशु को देना चाहिए, ताकि पशु को एनर्जी बॉडी के अंदर बनी रहे, गर्मी बॉडी के अंदर बनी रहे और किसी प्रकार की कोई भी रोग उसको ना हो पाए। यदि आपको लगता है कि उसका ब्लडिंग ज़्यादा हो गई है तो उस कंडीशन में हमें उसको कैल्शियम वगैरह की प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न काफ, ये तो हो गया आपका जब पार्चुरेशन जो प्रोसेस चल रही थी उस टाइम पर हमारी काऊ का केयर एंड मैनेजमेंट के बारे में अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके जस्ट बाद ही हमारे पास में एक और कैंडिडेट प्राप्त हो जाता है, वो है न्यूबॉर्न काफ। अब उसकी भी हमें केयर एंड मैनेजमेंट करनी है जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन प्रोसेस। तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ रिमूव एनी म्यूकस फ्रॉम दोज नोज एंड माउथ, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उस कंडीशन में उसके जो माउथ हैं या उसकी जो नाक हैं, आँख हैं, उसकी बॉडी के चारों ऊपर उसकी एक मेम्ब्रेन्स, गर्भाशय की जो झिल्ली होती है और उसका म्यूकस जो होता है, पानी है, द्रव पदार्थ है, वो लगा रहता है। तो जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसके जस्ट बाद से हमें उसको साफ़ कर देना चाहिए। साफ़ करने के लिए हमें एक ऐसा कपड़ा लेना चाहिए जो कि उसकी नमी को एब्जॉर्ब कर सकें, जिसको हम कह सकते हैं जनरल के जूट का जो कट्टा जो आता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली द काउ licks the calf immediately the birth. This helps dry off the calf and helps in stimulating breathing and circulation. When the cow does not lace or in cold climate, rub and dry the calf with a dry cloth or gunny bags and provide artificial respirations by the compression and the relaxing the chest with hand. The navels should be tied about 2 to 5 centimeter away from the body and cut 1 centimeter below the ligatures and the apply tincture iodine or boric acid or any antiseptic. तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बच्चा आपके पास पैदा होता है तो उसको हमें अच्छे से साफ़ कर देना है, और साफ़ करने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई भी कपड़ा या फिर ऐसा जूट का बोरा जो होता है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, उसके नीचे उसको बिछा देना चाहिए। उसके बाद में हमें उस बछड़े को गाय के मुंह की तरफ रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि काऊ अपने मुंह से या उसकी जीभ से पूरे को उसको साफ़ कर देती है। इसके अंदर 2 बेनिफिट हो जाते हैं हमारे पास। एक तो बच्चा साफ़ हो जाता है, और साफ़ होने के बाद जब उसको अपने मुंह से या जीभ से साफ़ कर रही होती हैं तो उसकी बॉडी के अंदर, बछड़े की बॉडी के अंदर उसका जो एक सर्कुलेशन है या उसका जो ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाती है और बच्चा जल्दी ही एक्टिव हो जाता है। ये अक्सर देखा गया है, और ये काऊ के अंदर विशेष रूप से, काऊ और बेफेलो के अंदर, बेफेलो बच्चे पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है और काऊ अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे पाती है। आपने देखा भी होगा कि काऊ के बछड़े में और बेफेलो के बछड़ों में एक्टिव होने की जो टाइमिंग है उसके अंदर बहुत डिफरेंस है। काऊ का बछड़ा बहुत ही जल्दी उठ करके चलने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन बेफेलो का बछड़ा पूरा दिन भी ले सकता है, 6 से 12 घंटे भी वो ले सकता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा होता है उसकी जो नाभि नाल जो होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट होती है। कई बार इससे बछड़े बेकार हो जाते हैं। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है
कि सबसे ज़्यादा अगर डेथ होती हैं तो वो न्यूबॉर्न काफ के टाइम पर ही 1 से लेकर के 6 महीने तक के बछड़ों के अंदर ही सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं। और इसका मुख्य कारण यही होता है कि हम उस पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, उस पर जो भी केयरिंग है, जो भी मैनेजमेंट है, उसका फीडिंग अरेंजमेंट है, वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसी कंडीशन में बछड़े की डेथ होती है और सबसे ज़्यादा डेथ होती है। तो हमें इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। यदि आपको फ्यूचर के हर्ड तैयार करना है तो, यदि नहीं करना है तो अलग बात हो जाती है। तो उसकी जो भी नेवल्स होती है, जो भी उसकी जो क्या नाम से नाभि की नाल होती है, उसको हमें 5 सेंटीमीटर दूर से उसको काट देना चाहिए कैंची से। और कैंची की जगह पर आप अगर 1 रुपये की ब्लेड लेकर के अगर ये काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। कई बार क्या होता है कि लोग उसको बहुत लंबी 1-1 फीट 1.5 फीट तक उसको छोड़ देते हैं, काटते नहीं हैं। तो उस कंडीशन में नुकसान ये होता है कि जब बछड़ा चलता है तो अगर वो उसके पैर के अंदर आ जाती है या बैठता है, बैठने के बाद पैरों के नीचे दब जाती है तो खिंच जाती है। और खिंचने के बाद में जहाँ से वो जुड़ी रहती है, यहाँ से अगर वो खिंच जाती हैं तो यहाँ से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्टिंग में उस पर ध्यान नहीं चलता है और उसकी जो ब्लडिंग जो नाल होती है, उस नाल के थ्रू ब्लडिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस पर समय पर कंट्रोल नहीं किया गया है तो फिर यहाँ पर इसमें पकाव आ जाता है, जिससे कि बछड़े की बहुत नुकसान हो जाता है, उसकी एनर्जी का बहुत लॉस हो जाता है और कई प्रकार के इन्फेक्शन बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं, क्योंकि नाभि उसके माँ के गर्भ के अंदर उसका पोषण का कार्य कर रही थी। यदि हम उस पर यहाँ पर अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उससे पशु की कहीं या आपके जो बछड़ा है उसको बहुत सारा नुकसान हमें हो सकता है या नुकसान देखने को मिल सकता है। उसको कट करने के बाद में हमें उसमें टिंचर आयोडीन या बोरिक एसिड या किसी प्रकार कोई भी एक एंटीसेप्टिक का 1% सॉल्यूशन हमें तैयार करके उस पर लगा देना चाहिए। और ये एक बार लगा करके भूलना नहीं है, उसको फिर से रिपीट कर देना चाहिए। दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, 3 बार भी लगा सकते हैं। और ये कम से कम 4 सप्ताह, जब तक ये नेवल्स सूख नहीं जाती हैं, सूख करके यहाँ से जब तक ये टूट नहीं जाती है, गिर नहीं जाती है, तब तक हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। और ये लगभग 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर गिर जाती है यदि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो। नेक्स्ट, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न काफ आफ्टर पार्चुरेशन। जब बछड़ा पैदा हुआ उस टाइम पे हमने देख लिया। अब उसके बाद हमें किस प्रकार से उस पर केयर मैनेजमेंट करना है, वो भी 6 मंथ तक। तो यहाँ पर है कि रिमूव द वेट बेडिंग फ्रॉम द पेन एंड कीप द स्टॉल वेरी क्लीन एंड ड्राई इन कंडीशंस। द वेट ऑफ द काफ शुड बी रिकॉर्डेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वहाँ पर जो भी ड्राई वेट हैं, ड्राई लीटर हैं, उसको जो वेट लीटर हैं जो गीला हो चुका है या इसके अंदर नमी मॉइस्चर बढ़ चुका है, उसको हमें रिमूव करते रहना है। ये हमें ध्यान रखना है। लगभग 1 महीने तक जब आप उसके अंदर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर वो गीला नहीं होना चाहिए, उसको हमें रिमूव करते रहना चाहिए। और बछड़े का टाइम टू टाइम फर्स्ट में तो आपको रिकॉर्ड करना ही है, उसका जो वेट है फर्स्ट में तो आपको उसको रिकॉर्ड करना ही है। उसके बाद में भी उसका वेट मंथली वाइज उसका रिकॉर्ड करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका 500 ग्राम प्रति डे इसका वेट इंक्रीज होना चाहिए। 400 ग्राम भी चलेगा लेकिन 400 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम उसका बॉडी वेट जा रहा है प्रति डे में तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर पोषण की कमी है। आप उसका फीडिंग जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसको दूध नहीं दे पा रहे हैं। वॉश द काउ अडर एंड टीट प्रिफरेबली विद क्लोरीन सॉल्यूशन एंड ड्राई। और जो बछड़े की जो माँ है उसके भी जो भी अडर जो पोर्शन है, आयन जिसे हम कहते हैं, उसको अच्छे से गर्म पानी से और किसी भी एंटीसेप्टिक से उसको साफ कर देना चाहिए। अलाउ द काफ टू सक द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉम। जैसे मैं पहले भी आपसे रिपीट किया था कि जो फर्स्ट जो मिल्क होता है, मिल्किंग को अवॉइड करना है हमें। लेकिन जो बछड़े के लिए जो फर्स्ट का जो मिल्क जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उस बछड़े को पिलाना चाहिए उसकी बॉडी का 1/10 पार्ट। नेक्स्ट है द काफ विल बी स्टैंडिंग एंड अटेम्प्ट्स टू द नर्स विद इन 1 आवर्स, अदरवाइज हेल्प टू वीक काउ। जैसे यहाँ पे 1 आवर दिया हुआ है लेकिन काउ के अंदर
2 आवर्स का यहाँ पर समय लगता है। कभी कभार 1 आवर्स में भी अगर अच्छा हेल्थी न्यूबॉर्न काफ है तो वो 1 आवर्स के अंदर भी चलने फिरने लग जाता है, वो कोशिश करता है उठने बैठने की। यदि इस प्रकार की कोई कंडीशंस होती है कि आपके बछड़े के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। और यदि वीक ज़्यादा ही है बछड़ा तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, वो एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है तो वो भी हमें उसको देना चाहिए। वैसे जो बछड़े को जो पालने की जो एक प्रकार से जो क्रिया है या मेथड्स हैं उसको 2 भागों के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। एक तो नेचुरल मेथड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंड सेकेंड इज वीनिंग मेथड। तो यहाँ पर 2 मेथड होते हैं, एक तो नेचुरल मेथड और एक होता है वीनिंग मेथड, जिसको हम साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं। इसको हम साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरल मेथड तो जैसे कि बछड़े को माँ के साथ रख करके पालना। दूसरा होता है वीनिंग मेथड, इसके अंदर बछड़े को माँ से अलग रख करके पालना साइंटिफिक तरह से। और यहाँ पर होता है विद डैम, जो उसकी जो माँ है उसके साथ में बछड़े को रख करके पालना। अब दोनों का अलग अलग मकसद है। यदि आप एक गांव के अंदर जो हम पाल रहे हैं तो उस कंडीशन में तो हम माँ के साथ रख कर ही बछड़े को पालते हैं, लेकिन एक जो डेयरी फार्म्स होते हैं साइंटिफिक तरीके से वो चल रहे हैं और उनको प्रोडक्शन की आवश्यकता है, उनको प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है, एक्चुअल प्रोडक्शन जब ज्ञात करना होता है पशुओं का, तो वहाँ पर वीनिंग सिस्टम या वीनिंग मेथड अपनाया जाता है, मतलब अलग करके पालना। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसे माँ से तुरंत अलग कर दिया जाता है कि ताकि उसकी जो माँ है उसको पता नहीं चले कि उसके साथ में क्या हुआ है। लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो वीनिंग सिस्टम है फर्स्ट लैक्टेशन से ही, प्रथम ब्यात से ही हमें ये अपनाना होगा। ये नहीं है क्योंकि अगर आप 20 से या दूसरी या तीसरी ब्यात से अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका पशु बेकार हो सकता है, वो दूध नहीं भी दे सकता, जरूरी नहीं है। यदि आप फर्स्ट लैक्टेशन से ही, प्रथम ब्यात से अगर आप वीनिंग सिस्टम उस पशु के साथ में फॉलो कर रहे हैं तो वो वहाँ पर हमें नुकसान नहीं होगा। नेचुरल मेथड के अंदर कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे कि एक्चुअल जो प्रोडक्शन है उसको हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं कि वो इसलिए कि जब बछड़े को आप दूध पिला रहे हैं तो पता नहीं है कि उसने कितना दूध पी लिया है या नहीं पिया है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। अपन ध्यान रखते हैं कि जब उसके थनों के अंदर पूर्ण रूप से दूध आ जाता है, और देसी भाषा के अंदर कहते हैं पशु का पाँवसना, जब तक पशु पाँवस नहीं जाता है पूर्ण रूप से तब तक बछड़ा उसका दूध पीता रहता है। जैसे पशु पाँवस जाता है उस पर वो हटा लिया जाता है। फिर उसके बाद में लास्ट में जब आपका जो थनों के अंदर जो सेक्रेशन हुआ है वो अगर 7 से 8 मिनट के अंदर आपने निकाल लिया तो उसके बाद में हम फिर से वापस बछड़े को छोड़ देते हैं जो पीता रहता है। तो इससे एक्चुअल जो पशु का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती। दूसरा कि एक क्लीन या हाइजीनिक मिल्क प्रोडक्शन हम नहीं यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बछड़े को आप, कई लोग क्या करते हैं बछड़े को छोड़ भी रखा है और दूध भी निकाल रहे हैं, तो वो जो थन होते हैं वो उसके लार से भी गंदे हो जाते हैं, पशु के अंदर कई प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। तो वहाँ पर एक हाइजीनिक मिल्क प्रोडक्शन हम नहीं ले पाते हैं। पशु से, मादा पशु से बछड़े के अंदर कई प्रकार के रोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इस प्रकार की समस्या इस वीनिंग सिस्टम के अंदर, वीनिंग मेथड के अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर टोटली बछड़े को अलग से स्टॉल फीडिंग पे उसको रखा जाता है। उसको बाहर से ही जो भी देना है, दूध है, वो सब अलग से दिया जाता है। उसको बछड़े को माँ के साथ रख करके नहीं पाला जाता है। नहीं तो बछड़े को पता होता है उसकी माँ होती है, नहीं माँ को पता होता है कि उसके पास बछड़ा है। नेक्स्ट आता है अपना इम्पोर्टेंट मिल्क काउ, जो हमारा जो मकसद होता है डेयरी फार्म पे कि हम किस प्रकार से मिल्क एनिमल्स की केयर एंड मैनेजमेंट करें ताकि उससे में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हमारे पास में प्राप्त हो सके।
और ये इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि मिल्क एनिमल्स का हमें केयर मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम उसका मैनेजमेंट फीडिंग ध्यान देते रहेंगे तो उसका प्रोडक्शन हमें अच्छा प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन हमने उस पर अपना फोकस कम किया, प्रोडक्शन उसी दिन कम हो जाएगा, इसका तुरंत परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है। मैनेजमेंट शुड बी एम्ड सच दैट देयर each high proportions of milk cow in herd at any given stage. The management practice for higher milk production for longer periods include feeding balanced ration, especially making available good quality green fodder round the year. And second, the herd can be divided into high yielders, medium yielders and low yielders, and feed them according them and providing clean and comfortable houses. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इनके जो हर्ड के जो समूह होते हैं इनको 3 भागों के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। फर्स्ट होता है कि हाई यील्डर्स, मीडियम यील्डर्स और लो यील्डर्स, जिनका एक अच्छा प्रोडक्शन है, सर्वाधिक है, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले। तो हमें एक अच्छा बेनिफिट लेने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो हर्ड है, जो पशुओं का समूह है या मिल्क एनिमल्स हैं, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल कैसे होने चाहिए, हाई यील्डर्स होना चाहिए। यदि आपके पास हाई यील्डर्स एनिमल्स नहीं हैं तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सभी प्रकार के एनिमल्स पे जाता है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें उनको फीडिंग देनी। अधिक उत्पादन देने वालों को उसी प्रकार का न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाएगा, मीडियम करने वालों को उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा और जिनका कम है उनको भी उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन हमें पशुओं को डिवाइड कब करना है, जब आप उन पर ट्राई कर चुके हैं। ये नहीं कि आपको पता चल गया फर्स्ट लैक्सेशन जैसे हुआ और उसका तो सब प्रोडक्शन 5 kg है तो उसको इस ग्रुप के अंदर नहीं डालना है। पहले उस पर ट्राई करना है कि उसको अच्छा फीडिंग मैनेजमेंट देना है, उसकी पूर्ण रूप से केयर मैनेजमेंट करनी है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो ट्रीटमेंट देना है। यदि उसके बाद भी अगर इसका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से इस एनिमल को इस 5 किलोग्राम वाले समूह के अंदर रखना है। यदि बढ़ जाता है, और स्वाभाविक सी बात है फर्स्ट लैक्टेशन से लेकर के थर्ड लैक्टेशन तक इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाता है, तो हमें स्टार्टिंग से ही उसको ये नहीं है कि हमने देख लिया इसका 5 किलो ही अपने से प्राप्त हो रहा है और उसमें हमें किसी प्रकार कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं और उसको एक ग्रुप के अंदर डाल देना, तो ये हमारे नुकसान के अंदर होगा। उस पर हमें कोशिश करना होगा कि इसका दूध बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद में सभी एनिमल्स, जितने भी प्रकार के हमारे पास एनिमल्स है, सभी को क्लीन और कंफर्टेबल आवास होना चाहिए। जितने भी मिल्क एनिमल्स हैं सभी के पास में, सभी के लिए। वैसे हम इसका पढ़ चुके हैं उसके अंदर हाउसिंग सिस्टम के अंदर कि जो हाउसिंग सिस्टम है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पशुओं के लिए होता है, क्योंकि अगर हमारे पास हाउसिंग सिस्टम अच्छा है तो उनको एक प्रॉपर जो फैसिलिटीज है वो मिल जाती है और कई प्रकार की जो रोग हैं संक्रामक या असंक्रामक में, तो वो रोग होने की संभावना उनके अंदर बहुत कम हो जाती है। किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जब पशु के शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है उसका प्रोडक्शन कम नहीं होगा या उसकी हेल्थ में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही साथ उसको एक आप प्रॉपर तरीके से फीडिंग दे रहे हैं, अच्छा फीड उसको दे रहे हैं, बैलेंस राशन उसको आप दे रहे हैं, तो उसके अंदर जितना उसका जेनेटिकल जो फैक्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉसिबल मैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट स्ट्रेस बाय केयरफुल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स, अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ काउज अकॉर्डिंग टू एज ऑफ प्रोडक्शंस। तो यहाँ पर हमें पशुओं के जो तनाव मुक्त रखना है, उनमें किसी प्रकार कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। केयरफुल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स, उनकी बहुत ही अच्छे से देख रेख करनी है। ये नहीं कि आप उस पर स्टिक ले रहे हैं, उसको ठोका पीटी कर रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं या फिर उनको भगाया जा रहा है। उनको किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन से रिलेटेड भी कोई प्रेशर
या उस पर तनाव नहीं होना चाहिए। अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग को हमें अवॉइड करना है। ग्रुपिंग ऑफ काउ अकॉर्डिंग टू एज और प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया है कि उनके समूह को 3 भागों के अंदर यहाँ पर डिवाइडेड कर दिया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट में तो मिल्किंग के अंदर हमने बताया था कि हाई यील्डर्स हैं, मीडियम्स हैं और लो यील्डर्स हैं, लेकिन उसकी एज के अकॉर्डिंग भी हम उसको डिवाइडेड कर देना है। जो यंग काफ होते हैं उनको अलग डिवाइडेड कर देना है, जो मीडियम एज के होते हैं उनको अलग डिवाइडेड कर देना है, जो ओवर एज के होते हैं उनको अलग डिवाइडेड कर देना है। तो इन सब से हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम गाँव के अंदर क्या करते हैं, नेचुरल तरीके से जो पशुओं के पाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर सभी तरह के एनिमल्स एक ही साथ एक ही समूह के अंदर रखते हैं और सभी को एक जैसा फीडिंग देते हैं। तो जिनसे हमें प्रोडक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है वो भी उस फीड का यूज कर रहे हैं, और जिनसे हो रहा है वो तो उसको यूज कर ही रहे हैं। लेकिन जिनसे हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है वो उस फीड की वैल्यू हमें दे रहे हैं, लेकिन जिनसे हमें प्रोडक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है वो उस फीड की वैल्यू हमें उनसे प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आप जहाँ पर अगर ओवरऑल टोटल इनकम और उसका बेनिफिट निकालते हैं तो वहाँ पर हमें लॉस होने की संभावना रहती है। तो अगर हम उसको अगर अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर हमें अधिक बेनिफिट प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ड्राई काव है, ओल्ड काव है, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें प्रोडक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रो या ग्रीन फॉडर दे सकते हैं, क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं। मीडियम एज के हैं जो प्रोडक्शन भी जिनसे हमें प्राप्त हो रहा है, तो आप उसको उसी प्रकार से, या प्रोडक्शन भी कम प्राप्त हो रहा है तो उनको उसी प्रकार का फीडिंग अरेंजमेंट हम करेंगे। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम उसको ग्रीन पाउडर देंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम उसको स्ट्रो देंगे, या अदर राशन जो भी है, खल चूरा बाटा जो भी ऑयल वगैरह जो भी आप दे रहे हैं वो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम देंगे, तो वहाँ पर हमें बेनिफिट प्राप्त होगा। दूसरा होता है कि प्रोटेक्शन हाई यील्डर्स एनिमल्स, जो जितने भी हाई यील्डर एनिमल्स होते हैं उनको अगेंस्ट थर्मल स्ट्रेस कंडीशंस ऑफ समर सीजन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन हर्ड। यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो भी पशुओं के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनसे उनकी प्रोटेक्शन हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। बरसात में अधिक बरसात है, या फिर गर्मी के अंदर अधिक गर्मी है, सर्दी के अंदर ऐसा मौसम है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जा रहा है, 4 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री, या फिर 7 8 10 जो भी हैं, तो जो कि पशुओं के लिए सही नहीं है, तो उस कंडीशन में पशुओं पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कि हमें मेंटेन करना होगा कि अधिक से अधिक हाई प्रोडक्शन वाले एनिमल हमारे हर्ड के अंदर हो। हमें मेंटेन का फर्स्ट में मैंने बताया आपको है कि जो 3 कैटेगरी हमने जो डिवाइडेड की हुई है उसके अंदर हमें ध्यान होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पशु हमारे पास में कौन से होना चाहिए, हाई प्रोडक्शन वाले होना चाहिए। नेक्स्ट, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्राई काउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कीप मी हेल्थी एंड आई विल गिव यू मिल्क फॉर ईयर्स टू कम। इस चीज़ को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, और इस पर ध्यान देते हुए ही आपका जो ड्राई एनिमल है उसका हमें फीडिंग, केयर एंड मैनेजमेंट, इसको कभी भी कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है, कई बार पूछते भी हैं लोग कि हमारी जो काऊ थी पहले 10 लीटर उसका प्रोडक्शन था, लेकिन सेकंड जब लैक्टेशन हुआ उसका, तो सेकंड लैक्टेशन के अंदर उसका 6 लीटर हो गया। कारण यही है कि जब वो ड्राई पीरियड में थी या वो प्रेग्नेंट थी, जब उसे हम दूध नहीं ले रहे थे, उस कंडीशन में हमने उस पशु का ध्यान नहीं रखा है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इतना सा रह जाता है कि जब तक पशु दूध दे रहा है तब तो उसे खल बाटा देते रहो, उसकी सेवा करते रहो। लेकिन जब आपका पशु दूध देना बंद कर देता है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आने वाले समय के अंदर या आने वाले 2 महीने 4-6 महीने बाद में इससे हमें दूध लेना है। तो उस कंडीशन में हमें इसकी केयर और मैनेजमेंट, फीडिंग्स कंप्लीट रखनी है, क्योंकि ये इसी से पशु से हमें आने वाले समय के अंदर कुछ समय बाद में हमें इससे प्रोडक्शन प्राप्त होगा। दूसरा,
इसी पशु से आपके ग्रुप को या आपके पशु समूह को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे ही जो बछड़ा प्राप्त होगा वही तो आपके ग्रुप के अंदर जाकर काउंटिंग होगा। यदि इसका बछड़े का अगर हम इस पे फीडिंग पे अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में इससे जो बछड़ा में प्राप्त होगा वो भी वीक होगा, कमज़ोर होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। द प्रेग्नेंट ड्राई काउ शुड बी हाउस्ड इन ए कंफर्टेबल पेडॉक्स एंड लिस्ट डिस्टर्ब द मैनेजमेंट ऑफ द ड्राई काउ इज एम्ड एट। ये हमारा इसका उद्देश्य भी होना चाहिए और इसको एक कंफर्टेबल हाउसिंग सिस्टम में भी इसको देना चाहिए। एक पेडॉक्स जो एक एरिया होता है उसके अंदर इसको रखना चाहिए और वहाँ पर किसी प्रकार को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और वहाँ पर इसको प्रॉपर जितनी फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है पानी की, चारे की, वो भी यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। टू गिव रेस्ट टू काउ अडर द रिकअप इट्स रिकंडीशन लॉस्ट इन प्रीवियस लैक्टेशन। जो ड्राई पीरियड होता है वो इसीलिए रखा जाता है कि प्रीवियस लैक्टेशन के अंदर जो भी इसके जो नुकसान हुआ है बॉडी का, जो भी लॉस हुआ है उसको वो रिकवर कर सकें और जो टीथ जो होते हैं, थन जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई डैमेजिंग्स हैं वो रिकवर हो सके, वो फिर से उनकी मरम्मत हो सके। इसके लिए आप अपनी खुद की थेरेपी भी कर सकते हैं, थनों की भी थेरेपी कर सकते हैं वार्म वाटर से या फिर कई प्रकार की थेरेपी इसके अंदर आती हैं, हाथ से भी आप इसको थेरेपी कर सकते हैं। रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ सेक्रेटरी सेल्स ऑफ अडर एंड काउ शुड बी प्रॉपरली फीड ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। Properly feed during dry periods in order to produce 25% more milk than which are not conditioned. A 0.5 kilogram grains in body weight during dry period is optimum for satisfactory milk production in ensuring lactation. तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 25% मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के हिसाब से हमें यहाँ पर इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा और उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इसको फीडिंग अरेंजमेंट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0.5 किलोग्राम 500 ग्राम ग्रेन इसको हमें देना चाहिए इसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मतलब प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर इसमें हमें 0.5 किलोग्राम ग्रेन्स इसको देना चाहिए। आवश्यकता हो तो कैल्शियम भी देना चाहिए, आवश्यकता हो तो इसको तेल, सरसों का तेल भी खिलाना चाहिए, खल भी देना चाहिए, कैल्शियम भी देना चाहिए और भी अगर आवश्यकता है, वीक है पशु तो अन्य कई प्रकार के इसके मिनरल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उनकी भी सप्लाई ड्राई काउज को देना चाहिए। हालांकि इसका हमें फीडिंग चार्ट भी आगे दिया हुआ है, उसको देखेंगे किस प्रकार से ड्राई काउ की हमें केयरिंग करनी है और किस प्रकार का फीड उसको देना होगा। नेक्स्ट आता है आपका हाइफर्स, इसको हिंदी के अंदर कट्टी कहा जाता है। Heifers, well grow and developed heifers are the best foundation stock of a dairy herd. The female cows after 6 months of age should be reared separately. Rate of growth is maximum until puberty and then decrease until maturity. Raising of heifers is aimed एट। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है कि जो भी आपके पास जो हाइफर्स हैं उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टॉक ऑफ डेयरी हर्ड, आपका जो डेयरी समूह है उसका फ्यूचर का एक स्टॉक है। द फीमेल काउ आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद जब से इसकी जो बर्थिंग होती है, काविंग जो होती हैं 0 to 6 मंथ, इन सभी एनिमल्स जितने भी बछड़े होते हैं, जितने भी काफ होते हैं, इनको ग्रुप में रख करके पाला जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 6 महीने के हो जाते हैं, विशेष रूप से फीमेल काफ जितने भी हाइफर्स हैं उनको हमें क्या कर देना है, अलग कर देना है, उनको सेपरेट पालना है। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इनके ग्रुप के अंदर भी मैक्सिमम 10 एनिमल से या 10 काफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जब ग्रुप के अंदर पाल रहे हो वहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर काफ मेल और फीमेल दोनों अलग अलग रखा जाता है, लेकिन कई डेयरी फार्म पर दोनों को, मेल और फीमेल को साथ में रखा जाता है।
लेकिन आप मेल और फीमेल अलग अलग रख रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको एक ग्रुप के अंदर या एक जो शेड आपके जो बना हुआ है उसके अंदर 10 काफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इनको हम 6 महीने तक समूह के अंदर रखेंगे। 6 महीने के बाद में इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, उन पर जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फीड दिया जा सके और फ्यूचर में उनसे एक अच्छा बेटर प्रोडक्शन या रिटर्न हम प्राप्त कर सकें। और उसकी जो ग्रोथ रेट है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा, ग्रोथ रेट सही चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी जो ग्रोथ रेट है बहुत अच्छी रहना चाहिए। लास्ट के जो टाइम जो होता है वहाँ पर उसकी ग्रोथ रेट थोड़ी रुक जाती है आफ्टर 2 ईयर, तो वहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर के मीडियम तक उसकी ग्रोथ अच्छी होना चाहिए। मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइपर्स, अधिक से अधिक उसकी ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास ज़्यादा हो। अर्लीस्ट मैच्योरिटी, रेजिंग हाइपर्स एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग अर्ली रिटर्न्स, ये पहले हम बता चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिटर्न हमें प्राप्त हो सकें। ऑब्टेनिंग गुड मिल्क यील्ड इन फर्स्ट लैक्टेशन, जो भी फर्स्ट लैक्टेशन है उसके अंदर हमें अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लैक्टेशन हमें प्राप्त हो सके। यदि इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती हैं या हमें पता नहीं चलता है कि कमज़ोर हैं या वीक हैं, हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं या ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में इसको हमें डेयरी समूह से अलग कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ हाइपर्स कैन बी डन इन 2 वे, यहाँ पर 2 सिस्टम यहाँ पर हैं जिसके अंदर हम इसका केयर और मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका आउटडोर सिस्टम और सेकंड है इंडोर सिस्टम। तो आउटडोर जो सिस्टम जो होता है इसके अंदर हाइपर्स को क्या करते हैं हम, बाहरी क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र, जो भी आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, जो भी ओपन एरिया है वहाँ पर इसको छोड़ दिया जाता है और वहीं पर ये इसका जो फीडिंग है, चारा है, वो वहाँ से जो भी ग्रासेज वगैरह हैं उस पर इसको पाला जाता है और आवश्यकता होती है तो इसको थोड़ा कंसंट्रेट वगैरह वो दे दिया जाता है। दूसरा होता है इंडोर सिस्टम, जिसके अंदर पशु को डेयरी फार्म पर या इसको एक एडेक्वेट हाउसिंग या एडेक्वेट शेड इसको प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर फीडिंग अरेंजमेंट इसको दिया जाता है और प्रॉपर ग्रीन फोडर वगैरह हैं या ड्राई फोडर्स हैं, जो जो इसको आवश्यकता है वो इसको दिया जाता है और इस हिसाब से इसको पाला जाता है, जो एक साइंटिफिक तरीके से इसको तैयार किया जाता है। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से हाइपर्स को तैयार कर सकते हैं। और बाहर से मतलब है कि यह नहीं है कि इसको बाहर ही छोड़ दिया जाता है, मतलब इसका जो पेट भरने के लिए इसको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर जो भी ग्रीनरी है, जो भी चारा अवेलेबल है, तो वहाँ पर चर करके वापस अपने जो भी हाउस होता है वहाँ पर लौट जाते हैं और अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पर इसको फीडिंग कर दिया जाता है। लेकिन टोटली यहाँ पर जो इंडोर सिस्टम है, यहाँ पर टोटली जो इसका जो फीडिंग अरेंजमेंट है वो अंदर ही किया जाता है और वहीं पर इसको रख करके पाला जाता है। ब्रीडिंग बुल इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही फेमस बुल की भी यहाँ पर इमेज मैंने लगा रखी है और ये कोटा का जो मेला लगा था उसके अंदर भी यहाँ पर इसको देखा गया है और ये बहुत ही कॉस्टली भी है, बहुत ही इसकी कीमत भी है और ये आप देख सकते हैं, नेट वगैरह आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो जो ब्रीडिंग बुल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ब्रीडिंग बुल वही रखे डेयरी फार्म पे जो अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी सायर इंडेक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिसकी जो सीमन क्वालिटी हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसी ब्रीडिंग बुल को रखें। या उसके जो परिणाम हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनसे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी के हैं, उन्हीं को हम रख सकें। द केयर एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ब्रीडिंग बुल इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम। अगर आपको जो ब्रीडिंग आप डेयरी फार्म पे कर रहे हैं अगर वो सफल बनानी है और अच्छे स्टॉक हमें प्राप्त करने हैं तो ब्रीडिंग बुल की क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ में उसका मैनेजमेंट भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। द ब्रीडिंग बुल शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम गुड पेडिग्री, एक अच्छी वंशावली के ही ब्रीडिंग बुल्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। फीडिंग्स, द प्रॉपरली बैलेंस्ड राशन शुड बी गिवन विच कंटेन्स एडेक्वेट एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। फैट इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ फैट होना भी आवश्यक है ब्रीडिंग बुल के लिए। तो यहाँ पर जो भी आप फीड दे रहे हो उसके अंदर उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही उसमें एनर्जी उसे प्राप्त हो सके, साथ में प्रोटीन है
जो भी मिनरल्स हैं वो उसके अंदर हो, और विटामिन्स जो जो रिक्वायर्ड हैं वो उस फीड के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, विशेष रूप से विटामिन बी एंड B12। फीडिंग ऑफ मैच्योर बुल्स, जो भी मैच्योर बुल्स होते हैं उनको किस प्रकार से हमें फीडिंग देना है। इट शुड बी फीड एडेक्वेटली टू कीप इट ऑन गुड फ्लैश बट नॉट ओवर फैट, ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रीन पाउडर, जितना वो ले सकता है उतना उसको ग्रीन पाउडर में देना होगा। 1 किलोग्राम ऑफ गुड क्वालिटी है एंड 1.5 किलोग्राम ऑफ कंसनट्रेट पर 100 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे विल कीप इन गुड ब्रीडिंग कंडीशंस। तो इसको हमें क्या करना होगा, 1 किलोग्राम गुड क्वालिटी का है वो होता है जिसको मतलब हरी अवस्था में उसको काट करके छाँव में सुखाना। ऐसे फीड जिनको हरी अवस्था में काट करके छाँव में सुखा लिया जाता है तो वो है कहलाता है। तो वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसको इसको देना चाहिए 1 किलोग्राम पर डे, और 1.5 किलोग्राम ऑफ कंसनट्रेट पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट, जितना किलोग्राम बॉडी वेट है उसके हिसाब से इसको देना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 1.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर। यदि इसके अंदर 500 किलोग्राम इसका बॉडी वेट है तो 7.5 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कंसनट्रेट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 किलोग्राम गुड क्वालिटी है। तो इस चीज़ को हमें विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बुल एक और है यहाँ पर, जिसका भी नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दोनों बुल ही हैं, हरियाणा से हैं और बहुत कॉस्टली हैं और प्योर ब्रीड से हैं, इसी वजह से इनकी जो है मार्केट के अंदर वैल्यू ज़्यादा है। प्योर ब्रीड से हैं इसीलिए, और इनकी जो फीडिंग और मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि इनकी जो सीमन जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, इसी वजह से इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। यदि आपके पास प्योर ब्रीड का नहीं है, ये इसका शरीर से मतलब नहीं है, शरीर इतना भारी भरकम, इससे मतलब नहीं है, इसकी सीमन क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका फीडिंग मैनेजमेंट अच्छा हम रखेंगे तो बॉडी का जो शेप साइज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। हाउसिंग द बुल शुड बी हाउस्ड इन सेपरेट हाउस से होना चाहिए, और हाउस की जो साइज है 15 × 10 फीट का इसके लिए हाउस होना चाहिए, जिसके अंदर ये आराम से रह सके। और ये तो सिर्फ छांव वाला पोर्शन होना चाहिए, इसके बाद में एक ओपन एरिया भी होना चाहिए जहाँ पर ये एक्सरसाइज कर सके, क्योंकि अगर आपको बुल को एक जगह पर पैक कर दिया तो उसकी सीमन क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाएगी। एक्सरसाइज के लिए भी प्रॉपर मूवमेंट इसके लिए होना चाहिए, एक्सरसाइज के लिए इसको बाहर ले जाना चाहिए। इसका जो पैडॉक्स जो भी आप बना रखा है वो बहुत अच्छा मेंटेन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ज़्यादा नमी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, गंदगी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है एक्सरसाइज के लिए भी रिक्वायर्ड ओपन एरिया होना चाहिए, और बाहर भी आप इसको घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। इन केस ऑफ काउज द कलिंग्स इज डन ड्यू टू, यदि आपके पास में जो भी काफ हैं, जो भी काउज हैं, उनको हमें रिमूव करना है तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास में होना चाहिए, किस आधार पर हमें उसको निकाल रहे हैं अपने समूह से। तो वहाँ पर वीक बर्थ वेट, जब वो पैदा हुआ है तो उसका बॉडी वेट यदि कम है तो उस कंडीशन में भी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। पोर टाइप कमज़ोर हैं, वीक हैं, उस कंडीशन में। पोर ग्रोथ रेट, जैसे मैंने बताया था आपको कि 500 ग्राम प्रति डे, ये घट करके अगर आधा रह जाता है तो उस कंडीशन में उससे ऐसे बछड़े को भी हमें, या मेल एनिमल्स को, या मेल काफ को, फीमेल काफ को, उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। डिडीज इन्फेक्टेड, अगर किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं, तो ऐसे पशु को भी डेयरी पे नहीं रखना चाहिए। ऐसे ब्रीडिंग बुल को विशेष रूप से हमें नहीं रखना चाहिए जो किसी भी प्रकार के रोग से संक्रमित है। वो अन्य मादा पशुओं को भी, विशेष रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ हैं तो ऐसे ब्रीडिंग बुल को हमें डेयरी फार्म पर नहीं रखना है, क्योंकि वो सभी मादा पशुओं को डिजीज से प्रभावित कर सकता है। रीजन्स फॉर कलिंग द ब्रीडिंग बुल्स, अब ब्रीडिंग बुल्स का जो हम काफ की कंडीशन दी थी, जब वो उसको हम रेजिंग कंडीशन में था तो उस कंडीशन में तो हमने देख लिया कि अगर इस प्रकार सिचुएशन बनती है तो हम उसे रिमूव कर देंगे। लेकिन जब वो उसकी ग्रोथ अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पोर भी नहीं था, बर्थ वेट भी अच्छा था, अब बात आती है कि लो पेडिग्री, अगर उसकी वंशावली कमज़ोर है, सीमन क्वालिटी भी कमज़ोर है,
मतलब उसको मीटिंग हम करवा देते हैं, लेकिन काऊ कभी प्रेग्नेंट हो जा रही है और कभी नहीं हो जा रही है, या बैफेलो प्रेग्नेंट हो भी जा रही है, नहीं भी हो जा रही है, सीमन क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर हैं, उस कंडीशन में हम उसे रिमूव कर देंगे। दूसरा होता है कि पेडिग्री उसकी वंशावली भी सही नहीं थी, आपका सिलेक्शन उस टाइम पे आपको ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में आपको पता चला है कि जिस बुल का हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वंशावली सही नहीं है, तो भी हम उसे रिमूव कर देंगे। ब्लॉक्स दूसरे होते हैं ब्लॉक्स, जिनको हम खेती बाड़ी संबंधित कार्यों के अंदर यूज करते हैं, उनको भी आज के समय में के अंदर इनका जो यूज है बहुत कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है इनका, और जितना ये डिक्रीज होता हुआ जा रहा है ऑर्गेनिक खेती समाप्त होती जा रही है। और इनका डिक्रीज होने का जो कारण है प्रेजेंट टाइम के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि कम से कम मेल पशुओं की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि एक जो सीमन की जो डोज एक बार ये इंजेक्ट इनसे हम ले लेते हैं सीमन मेल एनिमल से, उसे लगभग 300 काऊ मिनिमम को हम यहाँ पर प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो संख्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं, मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, तो इनका जो उपयोग है वो कम से कम होता जा रहा है और ये लुप्त होते हुए जा रहे हैं, लोग इनको पालना पसंद नहीं करते हैं। तो इनके अगर आपके पास ये भी रखते हैं तो इनकी भी केयर मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने कई बार देखा भी है मार्केट के अंदर भी, गांव के अंदर भी, कि जो बैल होते हैं वो बिल्कुल कमज़ोर से होते हैं, उनको मतलब चिल्ला करके या लटके बहाने उनको चलाया जाता है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा वहाँ पर भी अच्छा बेनिफिट प्राप्त करना है, मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण आप देख लीजिए, टैक्सी चला रहे हैं, आपका अगर बुल अच्छी क्वालिटी का है तो ज़्यादा आदमियों को लेके जाएगा और जल्दी पहुँच जाएगा, दिन में 10 राउंड की जगह वो 12 राउंड लगा सकता है। ब्लॉक्स आर नॉर्मली यूज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एंड और ट्रांसपोर्ट पर्पज़, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनके अकाई का जुताई का है उनमें भी काम में लिया जाता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको अगर खेत से घर तक चारा लाना है, घर से कुछ चीज़ खाद बीज DAP MAP जो भी लेके जाना है वो आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। कुछ छोटा या थोड़ा आपका प्रोडक्शन है जिसको आप मार्केट में पहुँचाना चाह रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 5, 7, 10 किलोमीटर है, तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, 20 किलोमीटर तक भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप डेयरी फार्म है, वहीं से दूध का प्रोडक्शन आपके पास हो रहा है, 5, 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ले जाना है, 100 लीटर है 200 लीटर है, तो आराम से इसके साथ में पहुंचा सकते हैं आप। तो इसमें आपका जो कॉस्ट है बहुत कम रिड्यूस वाला है, टाइम इसके अंदर कंजप्शन होता है लेकिन कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो दूसरा होता है कि इसको है कि इतना हमें फीडिंग हमें इसको इतना देना चाहिए कि कम से कम वो जीवन निर्वाह कर सकें, और इसको केवल जीवन निर्वाह फीड दिया जाता है, जैसे कि पर्याप्त सूखा चारा, आवश्यकता अनुसार हरा चारा। दूसरा, यदि हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे कि आप हकाई जुताई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको थोड़ा बहुत दाना या फिर 1 kg पर डे या 2 kg पर डे, जब आप इसको फ्लोविंग वर्क कर रहे हैं, हकाई हेवी वर्क कर रहे हैं या ज़्यादा इसको यूज किया जा रहा है, सिर्फ उसी टाइम पर अगर इस प्रकार का हम फीड इसको दे देते हैं, साल भर के अंदर सीजन वाइज इसको अगर 500 ग्राम सरसों का तेल इसको हम पिला देते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी जो हेल्थ है वो बनी रहती है और इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि सफिशिएंट रफेज एंड 1 से 2 किलोग्राम कंसनट्रेट में बी प्रोवाइड फॉर द फीडिंग ऑफ ब्लॉक्स ड्यूरिंग ब्रेक, मतलब जो भी इसका जो लंच ब्रेक होता है या फिर जब इससे काम नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमें इस प्रकार से फीड अगर हम देते हैं तो पहले जो कार्यों के अंदर जो एनर्जी इसकी जो लॉस हुई है वो रिकवर हो सकती है। दूसरा होता है कि जो ओपन जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर या ग्रेजिंग एरिया जो होते हैं वहाँ पर इसको खुला छोड़ देना चाहिए ताकि ये प्रॉपर तरीके वहाँ फीडिंग कर सकें। द बुलॉक्स आर हाउस शेड इन सेपरेट शेड विद सफिशिएंट स्पेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट एंड कूल कंडीशंस। ये भी इनक्लीमेंट क्लाइमेट कंडीशंस जो होती है वहाँ पर हमारे पशु की सुरक्षा होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है, बछड़ा है, हाइपर्स है, ड्राई का हो, प्रेग्नेंट का हो या मिल्क का हो, किसी भी कैटेगरी का है, उनकी हमें सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। फिर एक्सेस टू ड्रिंक वाटर इज इसेंशियल एंड रेगुलर ग्रूमिंग ऑफ द एनिमल्स शुड बी प्रैक्टिस। उनकी
अच्छा साफ़ और क्लीन जो भी पानी है उसको हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए। और जो भी उसको अगर रेगुलर ग्रूमिंग की आवश्यकता है तो ग्रूमिंग करना चाहिए। इससे बॉडी जो होती है बुलॉक्स की, विशेष रूप से जो हमारे पास बैल हैं, इनकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, और एक्टिव रहेगी तो आपकी जो इसको जो एक जो आपका जो एक कोडिंग जो वर्ड होता है, हाथ लगा करके भी इनका जो सिस्टम होता है, मतलब उनको समझाना, सिग्नल देना, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अब यहाँ पर आता है आपका फीडिंग चार्ट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। और फर्स्ट यहाँ पर है कि दूध देने वाली गायों के लिए आहार चार्ट। जितने भी दूध देने वाले पशु होते हैं, काऊ एंड बेफेलो दोनों के लिए ही हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 10 जो है कि कंपोनेंट्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं 10 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जिसके अंदर लगभग सभी प्रकार के जो भी इंग्रेडिएंट हैं उनको चाहिए फीडिंग के लिए, वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। जैसे कि यहाँ पर ड्राई पाउडर्स हैं, ग्रीन पाउडर हैं, केक हैं, चूरी हैं, चूरी दाल की, चना की, और भी उड़द की हो सकती है, मूंग हो सकता है, मतलब दाल की जो भी चूरी हो सकती है, चापर गेहूं का या जौ का हो सकता है, नमक ब्रिक्स, नमक मतलब जो ब्लैक नमक आता है उसका जो ब्रिक्स आता है, जो ढेला जिसे हम कहते हैं, एक होता है कैल्शियम, बहुत ही आवश्यक है, मिनरल मिक्सर बहुत ही आवश्यक है, एक होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बहुत ही आवश्यक है, गुड़ और वाटर। अब यहाँ पर देना कितना है, तो यहाँ पर हमें जैसे कि ड्राई पाउडर है 10 किलोग्राम, दूसरा है एक सफिशिएंट हरा चारा, जितना वो खा सकती है उतना देना चाहिए। यदि बॉडी के अंदर मॉइस्चर लेवल, वाटर कम है, वाटर लेवल कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। एक तो पानी प्रॉपर तरीके से जितना पीना चाहे पशु, उसको पानी पिलाओ दिन में 2 बार या शाम सुबह जितनी बार उसको रिक्वायर्ड है। और दूसरा है कि हरा चारा पर्याप्त देना चाहिए जितना वो खा सकता है। केक खल 3 किलोग्राम प्रतिदिन खल उसको देना चाहिए। चूरी 3 किलोग्राम प्रतिदिन। चापड़ नॉट रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है साल्ट, नमक एवरी टाइम अवेलेबल इन काउ शेड। जो उसकी जो साल्ट होती है, उसकी जो नांद होती है, जो ठान जिसे मैंजर हम कहते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए ताकि जब भी उसका आवश्यकता हो उठाकर उसको यूज कर सकें। मिनरल मिक्सर 50 ग्राम प्रतिदेय पर अडल्ट काउस या मिल्च काउ, उसको देना चाहिए। नेक्स्ट है मस्टर्ड, सरसों का तेल 100 ग्राम प्रति वीक, 100 ग्राम प्रति वीक उसको देना चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि इससे आपका जो मिल्क होगा, मिल्क के अंदर फैट भी बना रहेगा। साथ ही साथ में अगर आपका प्रेग्नेंट एनिमल भी है और मिल्चिंग भी कर रहा है तो जब उसकी जो काविंग जो प्रोसेस होती है, बर्थ प्रसव क्रिया, वहाँ पर बछड़े को बाहर आने में प्रॉब्लम नहीं होती है। गुड़ 250 ग्राम पर वीक, इससे भी कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। वाटर सफिशिएंट जितना वो पी सकता है। नेक्स्ट है गर्भवती गायों के लिए आहार चार्ट। जो प्रेग्नेंट काऊ होती हैं उनको हमें किस प्रकार से या किस प्रकार का आहार चार्ट हमें देना चाहिए। जैसे कि ड्राई पाउडर्स, सूखा चारा 8 किलोग्राम प्रति डे। ग्रीन पाउडर, हरा चारा सफिशिएंट जितना वो खा सकती हैं। यहाँ पर खल, यहाँ पर हमने 500 ग्राम कर दिया, जबकि उधर कितना था 3 किलोग्राम। मिल्च काऊ को था आपका 3 किलोग्राम मिल्च काऊ, ठीक है। चूरी वहाँ पर भी 3 किलोग्राम था, लेकिन यहाँ पर हो गया 1 किलोग्राम। चापर 2 से 4 किलोग्राम, 2 to 4 किलोग्राम। ये चापर मिल्च जो ब्रीड थी उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो ड्राई काउज हैं उसको ये रिक्वायर्ड है ताकि इसको कुछ जो न्यूट्रिशन से वो जो आवश्यक हैं वो उसको प्राप्त हो सके। साल्ट अवेलेबल होना चाहिए। कैल्शियम अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड डोज। यदि आपको लगता है कि पशु को कैल्शियम की आवश्यकता है, इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में उसको कैल्शियम देने की आवश्यकता होती है। मिनरल मिक्सर ये हमें हमेशा देना है 50 ग्राम। ये आप जो फीड हम तैयार करते हैं उसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल वही 100 किलोग्राम प्रति 2 वीक। वाटर जितना वो ले सकती है उतना उसको पानी में देना चाहिए। और यहाँ पर कुछ मैंने रिमार्क भी डाल रखे हैं।
चूरे लास्ट 2 मंथ, लास्ट के 2 मंथ जो होते हैं वहाँ पर इसकी मात्रा में बढ़ा देना चाहिए। दूसरा होता है कैल्शियम, लास्ट के 2 मंथ में स्टार्टिंग की आवश्यकता नहीं है, लास्ट के 2 मंथ में हमें कैल्शियम देने की आवश्यकता है। मस्टर्ड ऑयल भी लास्ट के 2 मंथ में देने की आवश्यकता है, और क्लीन वाटर फ्रेश हमें पानी पिलाना। नेक्स्ट है आपका दूध न देने वाली गायों के लिए आहार चार्ट। क्या है? दूध न देने वाली गायों के लिए आहार चार्ट। जो भी जितनी भी आपकी दूध न देने वाली हैं उनके लिए, मतलब जिसको हम कहते हैं ड्राई काउ, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राई काउ। और ड्राई काउ के लिए जितना यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि ड्राई पाउडर है 10 किलोग्राम है, ग्रीन पाउडर है सफिशिएंट हमें देना चाहिए। खल नॉट रिक्वायर्ड, आवश्यकता नहीं है खल की। लेकिन यदि वो ड्राई काव है लेकिन प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में आपको इससे प्रीवियस वाला फॉलो चार्ट जो है वो आपको फॉलो करना होगा। चूरी इसकी भी रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। चापर 2 किलोग्राम 1+1 किलोग्राम प्रति डे, इवनिंग मॉर्निंग। साल्ट ब्रिक्स, नमक की ईंट वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। कैल्शियम नॉट रिक्वायर्ड। मिनरल मिक्सर 25 ग्राम प्रति डे। ये मस्टर्ड ऑयल नॉट रिक्वायर्ड। अगर ड्राई है, प्रेग्नेंट नहीं है उस कंडीशन में, अगर प्रेग्नेंट है और ड्राई पीरियड के अंदर है तो वहाँ पर आपको जो प्रीवियस जो था वो फॉलो करना होगा। वाटर सफिशिएंट, क्लीन और फ्रेश। नेक्स्ट आपका फीड चार्ट फॉर 6 मंथ टू 2.5 ईयर ऑफ काफ। 6 महीने से लेकर के 2.5 वर्ष तक के बछड़ों के लिए ये चार्ट है, और इसके अंदर समय समय पर यहाँ पर इसमें चेंजेस करते रहना होता है, और थोड़ा बहुत इसको बढ़ाता रहना होता है 2% से लेकर के 10% पर। ड्राई पाउडर जितना उसको रिक्वायर्ड है, हरा चारा भी उसको जितना रिक्वायर्ड है। मस्टर्ड केक 250 से लेकर के 500 ग्राम तक ये हमें देना है। स्टार्टिंग में 200 ग्राम से हमें स्टार्ट करना होगा, फिर 250 प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम प्लस 50, इस प्रकार से हमें इसको बढ़ाते हुए रहना है। जैसे उसका हर 3 महीने में, 6 महीने में या 4 महीने में या 2 महीने में, जिस प्रकार से आप फॉर्मूला फिट करोगे उस हिसाब से उसको बढ़ाते हुए जाना होगा। मिनरल मिक्सर पहले 10 ग्राम से स्टार्ट करना है, और फिर उसको बढ़ा करके लास्ट 2.5 ईयर तक उसको 20 ग्राम कर देना है। कैल्शियम यदि रिक्वायर्ड है तो उसको दो, यदि रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको नहीं देना चाहिए। नमक वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। मिल्क या माँ का दूध 500 ग्राम प्रति डे 1 साल तक। जो मिल्क है माँ का दूध वो लगभग उसको 500 ग्राम प्रति डे उसको देना चाहिए, वो भी 1 साल तक देना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम इसको एक्चुअली माप नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बछड़ा दूध पी रहा होता है तो हमें पता नहीं होता है कि वो कितना दूध पी रहा है। और यदि इसके डिमेरिट्स भी यहाँ पर देखे गए हैं कि यदि बछड़ा कम दूध पिला लिया हमने तो कमज़ोर हो जाएगा, कई रोग से संक्रमित हो जाएगा। यदि वो ज़्यादा पी लिया है तो अपच हो जाएगा, फिर भी बीमार हो जाए। तो यहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल कंडीशंस जो नेचुरल सिस्टम के अंदर हैं वो हो जाती हैं कि हम बछड़े को कितना और दूध दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, या कितना देना चाहिए, उसको मापना बहुत डिफ़िकल्ट हमारे लिए हो जाता है। और पानी जितना वो पी सकता है उसको सफिशिएंट पानी में पिलाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ब्रीडिंग बुल्स। अब जो ब्रीडिंग बुल हैं, जो भी आपके पास में जो अवेलेबल जो बुल हैं जिसका आप ब्रीडिंग के काम में ले रहे हैं, उसको हमें किस प्रकार के फीड हमें देना चाहिए। तो ड्राई पाउडर और ग्रीन पाउडर तो उसको सफिशिएंट देना चाहिए जितना वो खा सकता है। दूसरा होता है कि चापर 1 किलोग्राम प्रति डे। नमक वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। और मस्टर्ड ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार आप लगा सकते हैं इसको। मस्टर्ड ऑयल 250 ग्राम पर मंथ, 250 ग्राम पर मंथ या 100 ग्राम प्रति मीटिंग। क्योंकि एनिमल के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप साइंटिफिक रूल्स ही फॉलो करें। अगर आप साइंटिफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप एक्सपीरियंस पर आधारित जो फॉर्मूलेज हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ साइंटिफिक्स बताते हैं कि जो भी फीड हम दे रहे हैं उसको गर्म करके नहीं देना चाहिए, लेकिन जो अनुभवी जो लोग हैं वो बताते हैं कि फीड को हमें गर्म करके या उबाल कर ही देना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है।
यदि ऐसा है और आपके समूह से इस प्रकार से बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है तो हमें फॉलो कर लेना चाहिए, यदि नहीं मिल रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूले काम करते हैं। हम टोटली साइंटिफिक के ऊपर डिपेंड अगर हम काम करेंगे तो वहाँ पर सफलता हमें प्राप्त होने के चांसेस भी कम भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो हमें दोनों तरीके से ही हमारा जो सिस्टम है वो बिठा के चलना होता है, साइंटिफिक तरीके से भी और अपना जो अनुभव के आधार पर भी। नेक्स्ट है वाटर सफिशिएंट इसको देना चाहिए जितनी इसकी आवश्यकता है। हाँ, दूसरा, यदि आपका जो ब्रीडिंग बुल है कॉमर्शियली तरीके से आप उसको पाल रहे हैं और उसका जो सीमन कलेक्शन के हिसाब से पाल रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको आपका जो फीडिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही आपको बढ़ाना होगा और वो बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। यदि आप अपने डेयरी के लिए ही पाल रहे हैं, डेयरी समूह या डेयरी पर जितने पशु हैं उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो उस कंडीशन में जो फॉलो चार्ट हैं वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट है प्रति 2 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलो संतुलित आहार प्रतिदिन खिलाना चाहिए। अब यहाँ पर एक जो दे रखा है मैंने आपको कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करके हम घर पर भी एक राशन जो मार्केट के अंदर मिल रहा है, एक जो आहार जो फीडिंग आहार मिल रहा है वो हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर खल के अंदर भी कांकड़ा या अलसी इन दोनों में से एक होना चाहिए या फिर होना चाहिए मूंगफली की। ठीक है। नेक्स्ट है खल सरसों। पहले तो यहाँ पर आपको लेना है कांकड़ा या कांकड़ा या अलसी इनमें से एक लेनी है और मूंगफली की लेनी है। उसके बाद फिर लेनी है आपको सरसों की, ये 20 किलोग्राम है और ये भी 20 किलोग्राम है। ठीक है। दलिया, मक्का, जौ, बाजरा, गेहूँ इनमें से किसी एक का लेना है, वो 30 किलोग्राम लेना है आपको। चावल की पॉलिश या चापड़ या दलिया 20 किलोग्राम लेना है आपको। और इसके बाद में आपका चूरी, चना, मटर, उड़द, गंवार, मूंग ये आपका 17 किलो है। और इसके बाद में आपका साधारण नमक वो लगभग 2 किलोग्राम के समथिंग, हाँ सॉरी 1 किलोग्राम है यहाँ पर, ये थोड़ा इमेज के अंदर हो गया है। और यहाँ पर खनिज मिश्रण केवी केमिन ये एक ब्रांड का नाम है, इसका भी आप ले सकते हैं और ये लगभग 2 किलोग्राम यहाँ पर लिया जाता है। इन सब का एक मिश्रण करके इसको हमें मिक्सर के अंदर पीस लेना होता है मोटा मोटा, और उसके बाद में ये पशु को हम खिलाएंगे। तो ये दूध देने वाले जितने भी पशु होते हैं उनको 2 किलो दूध उत्पादन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 किलो दूध उत्पादन पर हमें इसको 1 किलो संतुलित आहार प्रतिदिन खिलाना होता है। यदि उसका 2 किलो दूध उत्पादन हो रहा है तो 1 किलो देंगे, 4 किलो हो रहा है तो फिर उसको 2 किलो, जिसमें जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है तो वो हमें देंगे। तो ये एक संतुलित आहार उसके लिए तैयार हो जाता है। जो हम फीडिंग चार्ट हमने देखा था, या तो आप हम उसे फॉलो करें, यदि उससे आपको बेनिफिट कम मिल रहा है तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आपका जो प्रोडक्शन होगा उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ में आज का जो अपना जो चैप्टर है वो फिनिश होता है।